नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी की तलवार अब और तेज हो गई है। निचली अदालत से मिली राहत की खुशी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देकर के उनको बड़ा झटका दे दिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का मुखौटा अब पूरी तरीके से उतर रहा है और निचली अदालत पर जो जश्न मना रहे थे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, कोर्ट के फैसले पर अब अचानक से उनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है, जिसमें ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल इसके बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड थे। यह घोटाला 2021 से 2022 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया था। ईडी का दावा है दोस्तों कि इस पॉलिसी में बड़े पैमाने पर घूसखोरी की गई और करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इस बाबत केजरीवाल को ईडी ने बार बार समन भेजे, लेकिन उन्होंने इन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि कानून उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड है और उनकी पार्टी ने इस पॉलिसी से गलत फायदा उठा करके चुनावी फंडिंग भी की। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा कथित घोटाला अब केवल एक प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सक्रियता और अदालत में चल रही सुनवाई ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। निचली अदालत से मिली राहत के बाद जो सियासी जश्न देखने को मिला था, वह अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती के बाद अनिश्चितता में बदलता दिख रहा है। आबकारी नीति सुधार या विवाद। साल 2021 से 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। सरकार का दावा था कि पुरानी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं थी, जिन्हें खत्म करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों को बंद कर लाइसेंस निजी कंपनियों को दिए गए। तर्क यह था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। लेकिन नीति लागू होने के कुछ ही महीनों बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया गया कि लाइसेंस आवंटन में पक्षपात हुआ, कुछ कारोबारी समूहों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और नियमों में बदलाव कर विशेष हितों को साधा गया। मामला बढ़ता गया और अंततः केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की। ईडी की एंट्री और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इस केस में ईडी की एंट्री ने मामले को नया आयाम दिया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह केवल नीति की त्रुटि नहीं, बल्कि संगठित तरीके से किया गया आर्थिक अपराध है। ईडी का दावा है कि नीति में बदलाव के बदले भारी भरकम किकबैक लिया गया और उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों में किया गया। जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की जा रही है, जो आर्थिक अपराधों के मामलों में सख्त कानून माना जाता है। ईडी ने कई कारोबारियों, बिचौलियों और राजनेताओं से पूछताछ की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आए। पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पार्टी पर दबाव और बढ़ गया। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजे। एजेंसी का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने समन की अनदेखी की। अरविंद केजरीवाल ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि समन की प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं। लंबे विवाद के बाद 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह घटना भारतीय राजनीति में बड़ी हलचल का कारण बनी। एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की बहस को भी तेज कर दिया। बाद में अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जांच जारी रही। 22 जनवरी 2024 को एक निचली अदालत ने समन से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत दी। अदालत ने कहा कि समन की सेवा प्रक्रिया में तकनीकी कमियां थी और इसे जानबूझकर की गई अवमानना नहीं माना जा सकता। इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत के रूप में पेश किया। पार्टी नेताओं ने इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि आरोप निराधार है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल समन की वैधता से जुड़ा था, न कि पूरे घोटाले से। यानी आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी था। निचली अदालत के फैसले के बाद
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। एजेंसी का तर्क है कि आदेश में कानूनी त्रुटियां हैं और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई अब इस मामले का अगला अहम पड़ाव है। यदि हाईकोर्ट ईडी के पक्ष में फैसला देता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए कानूनी चुनौतियां और बढ़ सकती है। यदि राहत बरकरार रहती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक और राजनीतिक मजबूती का आधार बनेगा। यह मामला अब केवल अदालत तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यह नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। भाजपा का आरोप है कि यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन आबकारी नीति विवाद ने उसकी ईमानदार राजनीति की छवि को चुनौती दी है। पार्टी के लिए यह दोहरी लड़ाई है, एक अदालत में और दूसरी जनता के बीच। दिल्ली की जनता के सामने अब दो अलग अलग दावे हैं। एक तरफ जांच एजेंसी का आरोप, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बचाव। आम नागरिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में नीति में गंभीर अनियमितताएं थी या यह राजनीतिक टकराव का परिणाम है। विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम फैसला अदालतों में होगा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव तत्काल दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा प्रमुख बहस का विषय रहा। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का मामला बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कहा। भारत में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर पहले भी बहस होती रही है। कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां चुनिंदा मामलों में सक्रिय होती है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद पे क्यों न हो। दिल्ली आबकारी नीति मामला इस बहस को और गहरा कर रहा है। यदि अदालतें एजेंसियों की कार्रवाई को सही ठहराती है तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश होगा, लेकिन यदि आरोप टिक नहीं पाते तो एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप उसकी मूल विचारधारा को सीधी चुनौती देता है। संगठनात्मक स्तर पर भी नेताओं की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में असमंजस है। फिर भी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल की रणनीति रही है कि वे खुद को राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार बताकर जनता के बीच समर्थन बनाए रखे। अब सबकी निगाहें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। मामला लंबा चल सकता है और संभव है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तब तक राजनीतिक बयानबाजी जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए यह समय निर्णायक है। यदि वे कानूनी रूप से मजबूत होकर निकलते हैं तो उनकी छवि और सशक्त हो सकती है, लेकिन यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर झटका होगा। दिल्ली आबकारी नीति मामला भारतीय राजनीति का एक अहम अध्याय बन चुका है। इसमें कानून, राजनीति और जनमत तीनों का संगम दिखाई देता है। सच्चाई का अंतिम निर्धारण अदालत करेगी, लेकिन तब तक यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना रहेगा। यह केवल एक घोटाले का मामला नहीं, बल्कि एक सवाल यह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है। क्या यह एक राजनीतिक मोड़ साबित होगा या केवल एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। तब तक दिल्ली की सियासत में उबाल जारी रहेगा और देश की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी रहेगी। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।